हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। सो गाइस, आज हम लोग बात करने वाले हैं बीए फर्स्ट ईयर का हिस्ट्री ऑनर्स का पेपर 1 जो है उसके चैप्टर 3 के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। चैप्टर 3 के कुछ पॉइंट्स को लेते हुए चलेंगे और 3 का चैप्टर का मैं आप लोगों को नाम बता दूं। जो चैप्टर 3 है उसका नाम है, शीर्षक है उसका सिंधु घाटी सभ्यता। तो आज हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटेड सारे टॉपिक्स और एक शॉर्ट नोट्स की तरह आप लोगों को समझाएंगे, ठीक है। तो बढ़ते हैं आगे, देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स और टॉपिक्स। सिंधु घाटी सभ्यता, जिसे अंग्रेजी में इंडस वैली सिविलाइजेशन कहते हैं, तो ये जो सभ्यता है वो विश्व की प्राचीन नदी घाटी सभ्यताओं में से एक प्रमुख सभ्यता थी। ठीक है, थी, है नहीं अभी। इस सभ्यता का उदय सिंधु नदी की घाटी में होने के कारण इसे सिंधु सभ्यता तथा इसके प्रथम उत्खनित एवं विकसित केंद्र हड़प्पा के नाम पर हड़प्पा सभ्यता आदि ऐतिहासिक कालीन होने के कारण आदि ऐतिहासिक भारतीय और सिंधु सरस्वती सभ्यता के नाम से भी जानी जाती है। तो बात करें इस सभ्यता की खोज की, तो आगे बढ़ते हैं। भारत में इसका विस्तार बता दूं तो भारत में ये हो जाएगा, मान लीजिए ये भारत है, ये ये भारत है, ठीक है। बहुत गंदा बन रहा है, ठीक है, चलिए भारत हो गया, ये हो जाएगा पाकिस्तान, ठीक है। तो ये इस तरह से विस्तृत था, ठीक है, इस तरह से सिंधु घाटी सभ्यता जो था इस तरह से विस्तृत था, यानी कि त्रिभुजाकार की तरह था। इधर से पोर्शन बनेगा, ये तो हिमालय बन गया। चलिए देखते हैं, इधर से ये इस तरह से विस्तृत था। सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार जो था इस तरह से था, ठीक है। ये जो अंदर वाला पोर्शन है ये, तो इधर यानी कि इधर जम्मू कश्मीर के मांदा से लेकर इधर पाकिस्तान के पंजाब प्रांत से लेकर इधर बिहार से तक भी, यानी कि बिहार तक भी कुछ इसका क्षेत्र देखने को मिलता है। चलिए आगे बात करते हैं इसकी खोज के। तो सिंधु यानी कि सभ्यता की खोज, सिंधु सभ्यता की खोज की बात करें तो इस अज्ञात सभ्यता की खोज का श्रेय जो है राय बहादुर दयाराम साहनी को जाता है। उन्होंने ही पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के महानिदेशक सर जॉन मार्शल के निर्देशन में 1921 में इस स्थान की खुदाई करवाई। लगभग एक वर्ष बाद 1922 में श्री राखल दास बनर्जी के नेतृत्व में पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लड़काना जिले के मोहनजोदड़ो में स्थित एक बौद्ध स्तूप की खुदाई के समय एक और स्थान का पता चला। आगे बात करें सिंधु घाटी सभ्यता के विस्तार की, तो मैं बता दूं आप लोगों को इस मैप से मैं आप लोगों को समझा ही चुकी हूँ कि इस तरह से आप लोगों का ये सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार था, ठीक है। तो आइए टॉपिक्स भी समझ लेते हैं। अब तक इस सभ्यता के अवशेष पाकिस्तान और भारत के पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर के भागों में पाए जा चुके हैं। इस सभ्यता का फैलाव जो है उत्तर में जम्मू के मांदा से लेकर दक्षिण में नर्मदा के मुहाने भगत राव तक और पश्चिमी में मकरान समुद्र तट पर सुतकांगेडोर से लेकर पूर्व में पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मेरठ तक है। इस सभ्यता का सर्वाधिक पश्चिमी पुरास्थल सुतकांगेडोर, पूर्वी पुरास्थल आलमगीर और उत्तरी पुरास्थल जो है वो मांडा तथा दक्षिणी पुरास्थल दाइमाबाद है। लगभग त्रिभुजाकार वाला यह भाग कुल करीब लगभग 12,99,600 वर्ग किलोमीटर तक के क्षेत्र में फैला हुआ था। सिंधु सभ्यता का विस्तार का पूर्व से पश्चिम तक 1600 किलोमीटर और उत्तर से दक्षिण तक 1400 किलोमीटर था। इस समय इस प्रकार सिंधु सभ्यता समकालीन मिस्र या सुमेरियन सभ्यता से अधिक विस्तृत क्षेत्र में फैली थी। बात करें मुख्य स्थल की, तो मुख्य स्थल को लेते हुए चले हड़प्पा। तो इनका जो मुख्य स्थल सिंधु घाटी सभ्यता से जो मुख्य स्थल खोजे गए हैं, जिनका सिंधु घाटी सभ्यता में काफ़ी, यानी कि मान लीजिए ये सिंधु घाटी सभ्यता हो गया, एक मिनट इधर, ठीक है, इधर मान लीजिए कि ये सिंधु घाटी सभ्यता हो गया। तो सिंधु घाटी सभ्यता में जो हड़प्पा, मोहनजोदड़ो जो ये स्थल पाए गए हैं उनमें सबसे मतलब विस्तृत क्षेत्र में, यानी कि मान लीजिए ये इतना ज़्यादा हड़प्पा हो गया, ये इतना ज़्यादा मोहनजोदड़ो हो गया, यानी कि इनका जो हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चन्हूदड़ो और भी कई नगर हैं जिनका सिंधु घाटी सभ्यता साम्राज्य में काफ़ी विस्तार रूप से इनका फैलाव मिलता है।
इन नगरों का चलिए बात करते हैं हड़प्पा की। तो हड़प्पा जो है 6000 से 2600 ईसा पूर्व की एक सुव्यवस्थित नगरीय सभ्यता थी। मोहनजोदड़ो, मेहरगढ़ और लोथल की ही श्रृंखला में हड़प्पा में भी पुरातत्व उत्खनन किया गया है। बात करें तो यहाँ मिस्र और मेसोपोटामिया जैसी ही प्राचीन सभ्यता के अवशेष मिले हैं। इसकी खोज 1920 में की गई। वर्तमान में यह पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में स्थित है। सन 1857 में लाहौर मुल्तान रेल मार्ग बनाने में हड़प्पा नगर की ईंटों का इस्तेमाल किया गया, जिससे इसे बहुत नुकसान पहुंचा। तो इसे जो 1857 में लाहौर मुल्तान रेल मार्ग बनाने में जो हड़प्पा नगर की ईंटों का इस्तेमाल किया गया था, जिससे इस सभ्यता को यानी कि इस नगर को काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचा। बात करें मोहनजोदड़ो की, तो मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ होता है मृतकों का टीला या मुर्दों का टीला। 2600 ईसा पूर्व की एक सुव्यवस्थित नगरीय सभ्यता थी। हड़प्पा, मेहरगढ़ और लोथल की ही श्रृंखला में मोहनजोदड़ो में भी पुरातत्व उत्खनन किया गया था। यहाँ मिस्र और मेसोपोटामिया जैसे ही प्राचीन सभ्यता के अवशेष मिले हैं। तो आगे बात करें चन्हुदड़ो की, तो चन्हुदड़ो की बात करते हैं। तो मोहनजोदड़ो के दक्षिण में स्थित चन्हुदड़ो नामक स्थान पर मुहर एवं गुड़ियों के निर्माण के साथ साथ हड्डियों से भी अनेक वस्तुओं का निर्माण होता था। इस नगर की खोज सर्वप्रथम 1931 में एन गोपाल मजूमदार ने किया तथा 1943 ईस्वी में मैकी के द्वारा यह उत्खनन करवाया गया। सबसे निचले स्तर से सैंधव संस्कृति के साक्ष्य मिलते हैं। लोथल की बात करें तो यह गुजरात के अहमदाबाद जिले में भोगवा नदी के किनारे सरगवाला नामक ग्राम के समीप स्थित है। खुदाई 1954 से 55 में रंगनाथ राव के नेतृत्व में की गई। रोपड़ की बात करें तो पंजाब प्रदेश में रोपड़ जिले में सतलज नदी के बाएं तट पर स्थित है। यहाँ स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात सर्वप्रथम उत्खनन किया गया था। इसका आधुनिक नाम रूपनगर था। 1950 में इसकी खोज बीबी के लाल ने की थी। ठीक है, आगे बात करें कालीबंगा की, तो कालीबंगा जो है आप लोग इस जो नगर हम बता रही हूँ मैं आप लोगों को, उस नगर के मतलब नगर के तट यानी कि जो नगर है वो किस नदी के तट पर स्थित है, उस नदी का नाम भी आप लोग जो है अपने दिमाग में पॉइंट करके चलिएगा, तो आप लोग जो है इसे डेफिनेटली कवर कर पाएंगे। तो आप लोग एग्ज़ाम में बिल्कुल अच्छे तरीके से एक एक टॉपिक वाइज सारे नगरों को क्रम से सजा कर आएंगे, ये मेरा दावा है आपसे, अगर आप लोग इसे अच्छे से पढ़िएगा तब। ठीक है, कालीबंगा की बात करें तो यह स्थल राजस्थान के गंगानगर जिले में घग्गर नदी के बाएं तट पर स्थित है। खुदाई 1953 ईस्वी में बीबी के लाल और बी के थापर द्वारा कराई गई है। यहाँ पर प्राक हड़प्पा और हड़प्पा कालीन संस्कृति के अवशेष मिले हैं। सुरकोटदा की बात करें तो यह स्थल गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है। इसकी खोज 1964 में जगपति जोशी ने की थी। इस स्थल से सिंधु सभ्यता के पतन के अवशेष परिलक्षित होते हैं। बात करते हैं आलमगीरपुर, तो वर्तमान में जो आलमगीरपुर है वो मेरठ में स्थित है। ठीक है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में यानी कि उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में आलमगीरपुर नामक स्थल स्थित है। ये जो जिला है कि यमुना नदी की सहायक हिंडन नदी जो है, हिंडन नदी जो यमुना नदी की सहायक नदी है, इस नदी के तट पर स्थित है। कौन? आलमगीरपुर स्थित है। ठीक है, इस पुरास्थल की खोज कब हुई थी? 1958 में यज्ञदत्त शर्मा द्वारा की गई थी। तो आलमगीरपुर की खोज किसने की थी? यज्ञदत्त शर्मा ने 1958 में की थी। जो खोज जो है इसे भी आप लोग डेफिनेटली दिमाग में पॉइंट करके चलिएगा। ठीक है, 1964 में जगपति जोशी ने सुरकोटदा की खोज की थी, इसे भी आप लोग और इस तरह से देखिए। यहाँ पे कालीबंगा का भी, तो आप लोग जो है इसे मैं कहूँ कि आप लोग इसे जो भी मैं पढ़ा रही हूँ इसके नोट्स भी आप लोगों को मिल जाएंगे, या फिर आप लोग जो है खुद से इसे बनाइए। जो मैं पढ़ा रही हूँ आप लोग इसे खुद से अपने कॉपी पर नोट करते चलिएगा, तो आप लोग डेफिनेटली नोट्स से भी यानी कि एक ऑनलाइन नोट्स से भी एक अच्छा नोट्स आपके हाथों द्वारा लिखा हुआ तैयार हो जाएगा। और ये जो है जो ये आप लोग जो ये नोट्स बनाएंगे उसे कोई भी दुनिया का कोई भी नोट्स आप लोगों से नोट से बेहतर, खुद के नोट्स से बेहतर नहीं होता है। तो आप लोग इसे समझिए और इस तरह क्या होगा कि आप लोग नोट्स बनाइएगा तो आप लोगों को ये दिमाग में पॉइंट एकदम एग्जैक्ट बैठते ही जाएगा। तो प्लीज़ आप लोग इसे अच्छे से मन लगा के पढ़िए, तो आप लोगों को डेफिनेटली एग्ज़ाम में क्या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम या फिर कोई भी एग्ज़ाम हो
आप लोग ये जो सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटेड कोई भी हमेशा क्वेश्चन बनते हैं, हर एग्जाम में बनते हैं, तो इसे आप लोग नहीं छोड़ पाइएगा। और बढ़ते हैं आगे, देखते हैं, बहुत हो गया बात, बढ़ते हैं रंगपुर नगर की बात करें तो ये रंगपुर जो है गुजरात राज्य में स्थित है। गुजरात के काठियावाड़ प्रायद्वीप में भादर नदी के समीप स्थित इस स्थल की खुदाई 1953-54 में ए रंगनाथ राव द्वारा की गई है। यहाँ पर पूर्व हड़प्पा कालीन संस्कृति के अवशेष मिले हैं। यहाँ मिले कच्ची ईंटों के दुर्ग, नालियाँ, मृदभांड, बांट, पत्थर के फलक आदि महत्वपूर्ण है। एक मिनट में आवाज फंस रहा है बहुत। यहाँ धान की भूसी के ढेर मिले हैं। यहाँ उत्तरोत्तर हड़प्पा संस्कृति के साक्ष्य मिले हैं। बनावली की बात करें तो हरियाणा में स्थित है। बनावली हरियाणा के हिसार जिले में स्थित 2 सांस्कृतिक अवस्थाओं के अवशेष मिले हैं। हड़प्पा पूर्व एवं हड़प्पा कालीन इस स्थल की खुदाई जो है 1973-74 में रविंद्र सिंह बिष्ट के नेतृत्व में की गई। अली मुराद जो सिंध प्रांत में है, सिंध प्रांत में स्थित इस नगर से, अली मुराद जो है जो सिंध प्रांत में स्थित है, तो सिंध प्रांत में स्थित इस नगर से, एक मिनट, इस नगर से कुआं, मिट्टी के बर्तन, कार्निलियर तथा मटके के मन के एवं पत्थरों से निर्मित एक विशाल दुर्ग के अवशेष मिले हैं। इसके अतिरिक्त इस स्थल से बैल की लघु मृण्य मूर्ति एवं कांसे की कुल्हाड़ी भी मिली है। सूतकांगे डोर की बात करें तो ये जो दक्षिणी बलूचिस्तान में स्थित है, यह स्थल दक्षिण बलूचिस्तान में दास्क नदी के किनारे स्थित है। दास्क या दास्त भी कहते हैं इसको। आगे बात करें इसके कुछ विशेषताओं के बारे में, जो हड़प्पा सभ्यता की प्रमुख विशेषताएं हैं, जैसे नगर निर्माण योजना, नालियों की विशेष प्रबंध। चलिए आगे बात करें तो ये सब जो है ये कुछ नवीन क्षेत्र हैं हड़प्पा सभ्यता से। खरवी जो अहमदाबाद में मिला है, कुनुतासी गुजरात में, बालाकोट जो बलूचिस्तान में, अलाहदीनो अरब महासागर में, भगवानपुरा हरियाणा में, देसलपुर गुजरात में, रोजदी गुजरात में। तो ये हो गया। अब आगे बात करें नगर निर्माण योजना की, तो ये हो जाएगा इसकी प्रमुख विशेषताएं। आगे बढ़ते हैं। नगर निर्माण योजना प्रमुख विशेषताएं हैं। इस सभ्यता की सबसे विशेष बात यह थी, एक मिनट, इस सभ्यता की सबसे विशेष बात यह थी कि यहाँ की विकसित नगर निर्माण योजना, ठीक है, इस सभ्यता के महत्वपूर्ण स्थलों के नगर निर्माण में समरूपता थी। नगरों के भवनों के बारे में विशिष्ट बात यह थी कि ये जाल की तरह विन्यस्त थे। ठीक है, आगे बात करें नगर निर्माण एवं भवन निर्माण की, तो बात करें नगर निर्माण एवं भवन निर्माण की, तो सभी प्रमुख नगर जिनमें हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चन्हुदड़ो, लोथल तथा कालीबंगन सभी प्रमुख नगर नदियों के तट पर बसे थे। इन नगरों में सुरक्षा के लिए चारों ओर परकोटा दीवार का निर्माण कराया जाता था। प्रत्येक नगर में चौड़ी एवं लंबी सड़कें थीं। चौड़ी सड़कें एक दूसरे शहरों को जोड़ती थीं। सिंधु घाटी सभ्यता के कच्चे पक्के छोटे बड़े सभी प्रकार के भवनों के अवशेष मिले हैं। भवन निर्माण में सिंधु सभ्यता के लोग दक्ष थे। इसकी जानकारी प्राप्त भग्नावशेषों से होती है। इनके द्वारा निर्मित मकानों में सुख सुविधा की पूर्ण व्यवस्था थी। भवनों का निर्माण भी सुनियोजित ढंग से किया जाता था। प्रकाश व्यवस्था के लिए रोशनदान एवं खिड़कियां भी बनाई जाती थी। रसोई घर, स्नानगृह, आंगन एवं भवन कई मंजिल के होते थे। दीवार ईंटों से बनाई जाती थी। घरों में कुएं भी बनाए जाते थे। लोथल में ईंटों से बना एक हौज मिला है। चलिए बात करें विशाल स्नानागार की, तो मोहनजोदड़ो में उत्खनन से एक विशाल स्नानागार मिला जो अत्यंत भव्य है। स्नान कुंड के बाहर जल निकासी की उत्तम व्यवस्था थी। समय समय पर जलाशय की सफाई की जाती थी। स्नानागार के निर्माण के लिए उच्च कोटि की सामग्री का प्रयोग किया गया था। इस कारण आज भी 5000 वर्ष बीत जाने के बाद इसका अस्तित्व विद्यमान है। ठीक है, तो ये हो जाएगा, बात हो जाएगा विशाल स्नानागार की। तो ये मोहनजोदड़ो में एक मिला है। अन्न भंडार की बात करें तो हड़प्पा नगर के उत्खनन में यहाँ के किले के राजमार्ग में दोनों ओर 6-6 की पंक्तियां वाले अन्न भंडार के अवशेष मिले हैं। अन्न भंडार की लंबाई 18 मीटर और चौड़ाई 7 मीटर थी। इसका मुख्य द्वार नदी की ओर खुलता था। ऐसा लगता था कि जल मार्ग से अन्न लाकर यहाँ एकत्रित किया जाता था। संभवतः उस समय इस प्रकार के विशाल अन्न भंडार ही राजकीय कोषागार के मुख्य रूप थे। बात करें जल निकासी प्रणाली की, तो ये प्रणाली जो है सिंधु घाटी की जल निकासी के
जल निकासी की योजना अत्यधिक उच्च कोटि की थी। तो जल निकासी की जो योजना थी वो अत्यधिक उच्च कोटि की थी। नगर में नालियों का जाल बिछा हुआ था। सड़क और गलियों के दोनों ओर ईंटों की पक्की नालियां बनी हुई थीं। मकानों की नालियां सड़कों या गलियों की नालियों से मिल जाती थी। नलियों को ईंटों और पत्थरों से ढकने की भी व्यवस्था थी। इन्हें साफ करने स्थान स्थान पर गड्ढे या नलकूप बने हुए थे। इस नलकूपों में कूड़ा करकट जमा हो जाता था और गलियों यानी कि नलियों का प्रवाह अवरुद्ध नहीं होता था। नलियों के मोड़ों और सड़क संगम पर ईंटों का प्रयोग होता था। तो आगे बात करें सड़कों की, तो सड़क जो थे वह किस तरह बने हुए थे। चलिए, तो सड़क जो थे वो एक समकोण की तरह बने हुए थे। तो बात करें सड़कों की, तो सिंधु घाटी में सड़कों का जाल नगर को कई भागों में विभाजित करता था। सड़कें पूर्व से पश्चिम एवं उत्तर से दक्षिण की ओर जाती हुई एक दूसरों को समकोण पर काटती थी। मोहनजोदड़ो में पाए गए मुख्य मार्गों की चौड़ाई लगभग 9.15 मीटर एवं गलियां करीब 3 मीटर चौड़ी होती थी। सड़कों का निर्माण मिट्टी से किया गया था। सड़कों के दोनों ओर नलियों का निर्माण पक्की ईंटों द्वारा किया गया था और इन नलियों में थोड़ी थोड़ी दूर पर मानुष मोखे बनाए गए थे। नलियों के जल निकास इतना उत्तम प्रबंध किसी अन्य समकालीन सभ्यता में नहीं मिलता। सामाजिक जीवन की बात करें तो हड़प्पा सभ्यता की लोगों का सामाजिक जीवन किस तरह से था। चलिए, हड़प्पा जैसी विकसित सभ्यता एक मजबूत कृषि ढांचे पर ही पनप सकती थी। हड़प्पा के किसान नगर की दीवारों के समीप नदी के पास मैदानों में रहते थे। यह शिल्पकारों, व्यापारियों और अन्य शहरों में रहने वालों के लिए अतिरिक्त अन्न पैदा करते थे। कृषि के अलावा ये लोग बहुत सी अन्य कलाओं में भी विशेष रूप से निपुण थे। घरों के आकारों में भिन्नता को देखते हुए कुछ विद्वानों का मत है कि हड़प्पा समाज वर्गों में बटा था। भोजन की बात करें तो हड़प्पा संस्कृति के लोग जो है भोजन के रूप में गेहूं, चावल, तिल, मटर आदि का उपयोग करते थे। लोग जो है मांसाहारी भी थे, विभिन्न जानवरों का शिकार भी करते थे, फलों का प्रयोग भी करते थे। खुदाई से बहुत सारे ऐसे बर्तन मिले हैं जिनसे आकार एवं प्रकार से खाद्य एवं पेय सामग्रियों की विविधता का पता लगता है। पीसने के लिए चक्की का प्रयोग करते थे। वस्त्र की बात करें तो हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता के निवासियों की वेशभूषा का संबंध में कहा जाता है कि महिलाएं घाघरा साड़ी एवं पुरुष से धोती और पगड़ी पहने करते थे यानी कि प्रयोग में लाते थे। स्वयं हाथ से धागा बुनकर वस्त्र वे लोग स्वयं बनाते थे। ठीक है, तो आगे बात करें आभूषण एवं सौंदर्य प्रसाधन की, तो स्त्री और पुरुष दोनों आभूषण धारण करते थे। आभूषणों में हार, कंगन, अंगूठी, कर्णफूल, भुजबंद, हंसली, कड़े, करधनी, पायजेब आदि विशेष उल्लेखनीय है। कई लड़ी वाली करधनी और हार भी मिले हैं। आभूषण सोने, चांदी, पीतल, तांबा, हाथी दांत, हड्डियों और पक्की मिट्टी के बने होते हैं। अमीर बहुमूल्य धातुओं और जवाहरातों के आभूषण धारण करते थे। स्त्री पुरुष दोनों श्रृंगार प्रेमी थे। धातु एवं हाथी दांत की कंघी एवं आईना का प्रयोग करते थे। केश विन्यास उत्तम प्रकार का था। खुदाई से काजल लगाने की एवं होठों को रंगने के लिए अनेक छोटे छोटे पात्र मिले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे होठों को रंगने के लिए जो एक होता है ना लिपस्टिक, वो भी यहाँ से मिला है। चलिए, मनोरंजन की बात करें तो ये मनोरंजन के लिए किस किस चीज़ों का प्रयोग करते थे। तो सिंधु घाटी के लोग जो थे मनोरंजन के लिए विविध कलाओं का प्रयोग करते थे। जैसे हो गया जानवरों की दौड़, शतरंज खेलते थे। नृत्यांगनों की मूर्ति हमें हड़प्पा सभ्यता में नाच गाने के प्रचलन को बताती है। मिट्टी एवं पत्थर के पासे मिले हैं यानी कि पासा भी वो लोग खेलते थे। प्रौद्योगिकी ज्ञान की बात करें तो सिंधु घाटी के लोगों का भवन निर्माण जो है, विशाल अन्न भंडार, जल निकासी व्यवस्था, सड़क व्यवस्था देखकर उनकी तकनीकी ज्ञान बहुत रहा होगा ऐसा अनुमान लगाया जाता है। वे मिश्रित धातु बनाना जानते थे। उनकी मूर्तियां एवं आभूषण बहुत ही खूबसूरत थे। आगे बात करते हैं मृतक कर्म की, तो इस काल में शवों के जमीन में दफनाया जाता था। शवों के साथ पूरा पाषाण काल के समान भोजन, हथियार, गृह पात्र तथा अन्य उपयोगी वस्तुएं भी साथ में रख दी जाती थी। मृतकों की कब्रों के ऊपर बड़े बड़े पत्थर भी रख दिए जाते थे, जिनको रखने का मुख्य उद्देश्य मृतकों को सम्मान देना था।
कुछ स्थलों पर शवों को जलाने की प्रथा भी प्रचलित हो गए थे, यानी कि इसका भी प्रचलन था। जब शव जल जाता था तो उसकी राख को मिट्टी के बने घड़ों में रखकर सम्मान के साथ जमीन में गाड़ दिया जाता था। तो ये था इनका मृतक कर्म का संस्कार। आगे बात करें चिकित्सा विज्ञान की, तो इनके पास किस तरह की चिकित्सा विज्ञान उपलब्ध थी सिंधु घाटी के निवासियों का? क्या ये आधुनिक रूप से हमारी तरह सोचते थे? बात करते हैं आगे। सिंधु घाटी के निवासी विभिन्न औषधियों से परिचित थे तथा हिरण, बारहसिंगे के सींगों, नीम की पत्तियों तथा शिलाजीतों का औषधियों की तरह प्रयोग करते थे। आगे बात करें, उल्लेखनीय है कि सिंधु घाटी सभ्यता में खोपड़ी की शल्य चिकित्सा के उदाहरण भी कालीबंगन लोथल से प्राप्त होते हैं। समुद्र फेन यानी कि झाग भी औषधि के रूप में प्रयोग में लाया जाता था। आर्थिक जीवन की बात करें, एक मिनट, आर्थिक जीवन की बात करें तो इनका आर्थिक जीवन कृषि और पशुपालन, और भी इनका कृषि और पशुपालन हो गया, फिर और बता दूं आप लोगों की व्यापार हो गया, उद्योग धंधे हो गए। इनका आर्थिक जीवन कुछ इस तरह से था। कृषि और पशुपालन के टॉपिक्स में देखें तो आज के मुकाबले सिंधु प्रदेश पूर्व में बहुत उपजाऊ था, तो डेफिनेटली होगा, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता में जो आज के मुकाबले जो है बहुत भूमि जो है बहुत उपजाऊ था, उर्वर थी। सिंधु की उर्वरता का एक कारण सिंधु नदी से प्रतिवर्ष आने वाली बाढ़ भी थी। गांव की रक्षा के लिए एक खड़ी पक्की ईंट की दीवार इंगित करती है कि बाढ़ हर साल आती है। यहाँ के लोग बाढ़ के उतर जाने के बाद नवंबर के महीने में बाढ़ वाले मैदानों में बीज बो देते थे और अगली बाढ़ के आने से पहले अप्रैल के महीने में गेहूं और जौ की फसल काट लेते थे। यहाँ कोई फावड़ा या फाल तो नहीं मिला है, लेकिन कालीबंगन की प्राक हड़प्पा सभ्यता के जो कूट या हल रेखा मिले हैं उससे आभास होता है कि राजस्थान में इस काल में हल जोते जाते थे। ठीक है, आगे बात करें सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो हैं वो किस किस फसलों के उपयोग करते थे, तो ये जो गेहूं, जौ, राई, मटर, ज्वार आदि अनाज पैदा करते थे। वे दो किस्म की गेहूं पैदा करते थे। बनावली में मिला जो उन्नत किस्म का है, यानी कि बनावली में जो जौ मिला है वो काफ़ी ज़्यादा उन्नत किस्म का है। इसके अलावा वे तिल, सरसों भी उपजाते थे। सबसे पहले भी कपास भी यह पैदा हुई थी। इसी के नाम पर यूनान के लोगों ने इसे सिंडन कहने लगे हैं। सिंडन से बना सिंधु और सिंधु से बना हड़प्पा। ठीक है, हड़प्पा यूं तो एक कृषि प्रधान संस्कृति थी, पर यहाँ के लोग पशुपालन भी करते थे, यानी कि बैल, गाय, भैंस, बकरी, भेड़, सूअर पाला जाता था। यहाँ पे हड़प्पाई लोगों को हाथी तथा गैंडे का ज्ञान नहीं था। यहाँ पे हड़प्पाई लोगों को हाथी और गैंडे का भी ज्ञान था। ठीक है, व्यापार की बात करें तो यहाँ के लोग जो थे आपस में पत्थर, धातु, सल्क यानी कि हड्डी आदि का व्यापार करते थे। एक बड़े भूभाग में ढेर सारी सील या मृण मुर्दा, एक रूप लिपि और मानकीकृत माप तौल के प्रमाण मिले हैं। ठीक है, तो ये जो चक्के से परिचित हैं और संभवतः आजकल के ईंटे यानी कि रथ जैसा कोई वाहन प्रयोग करते थे। ये अफगानिस्तान और ईरान यानी कि फारस, जिसे वर्तमान में प्राचीन में फारस कहा जाता था, इससे व्यापार करते थे। इन्होंने उत्तरी अफगानिस्तान में एक वाणिज्यिक उपनिवेश स्थापित किया जिससे उन्हें व्यापार में सहूलियत होती थी। बहुत सी हड़प्पाई सील मेसोपोटामिया में मिली हैं, जिनसे लगता है कि मेसोपोटामिया से भी उनका व्यापार संबंध था। मेसोपोटामिया के अभिलेखों में मिलूहा के साथ व्यापार के प्रमाण मिले हैं। साथ ही दो मध्यवर्ती व्यापार केंद्रों का भी उल्लेख मिलता है, दलमून और माकन। दिलमून की पहचान शायद फारस की खाड़ी के बहरीन के की जा सकती है। आगे बात करें उद्योग धंधे की, तो ये भी आते हैं उनके आर्थिक कला के अंतर्गत। आर्थिक विकास, ठीक है, तो यहाँ की नगरों में अनेक व्यवसाय धंधे प्रचलित थे। मिट्टी के बर्तन बनाने में ये लोग बहुत कुशल थे। मिट्टी के बर्तनों पर काले रंग से भिन्न भिन्न प्रकार के चित्र बनाए जाते थे। कपड़ा बनाने का व्यवसाय भी उन्नत अवस्था में था, उनका विदेशों से भी निर्यात होता था। जौहरी का काम भी उन्नत अवस्था में था। मनके और ताबीज बनाने का कार्य भी लोकप्रिय था। अभी तक लोहे की कोई वस्तु नहीं मिली है, अतः सिद्ध होता है कि इन्हें लोहे का ज्ञान नहीं था। ठीक है, तो आगे बात करें कला का विकास किस तरह से हुआ इनके, यानी कि इनके जो आर्थिक विकास में हम लोग देखते हैं कला का विकास। ठीक है, तो कला का विकास इनका किस तरह से हुआ, किस तरह अब इन्होंने विकास किया कला को लेकर। मूर्ति और
चित्रकला में, ठीक है। तो मूर्ति और प्रतिमा जो बनाते थे ये लोग, तो हड़प्पा सभ्यता के लोग धातु की सुंदर प्रतिमाएं बनाते थे। इसका सबसे सुंदर नमूना कांसे की बनी एक नर्तकी की मूर्ति है। खुदाई में सेलखड़ी की बनी एक दाढ़ी वाले पुरुष की एक अर्ध प्रतिमा प्राप्त हुई है। इसके बाएं कंधे से दाएं हाथ के नीचे तक एक अलंकृत दुसाला और माथे पर सरबंद है। पत्थर की बनी हुई 2 पुरुषों की प्रतिमाएं हड़प्पा की लघु मूर्ति कला का उदाहरण है। चित्रकला की बात करें तो अनेक बर्तनों तथा मोहरों पर बने चित्रों से ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी के लोग चित्रकला में अत्यधिक प्रवीण थे। मोहरों पर सांडों और भैंसों की सर्वाधिक कलापूर्ण ढंग से चित्रकारी की गई है। वृक्षों के भी चित्र बनाए गए हैं। ठीक है गाइस, तो देखते हैं, आगे बढ़ते हैं मुद्रा कला की तरफ। तो मुद्रा कला यहाँ पे किस तरह से प्राप्त हुई है, किस तरह से खुदाई हुई है। तो मुद्रा कला की बात करें तो हड़प्पा की खुदाई में विभिन्न प्रकार की मुद्राएं मिली हैं। ये मुद्राएं वर्गाकार आकृति की हैं, जिन पर एक ओर पशुओं के चित्र बने हैं और दूसरी ओर लेख हैं। ये हाथी दांत व मिट्टी के लगभग 3600 मोहरें प्राप्त हुई हैं। धातु कला की बात करें तो सिंधु घाटी सभ्यता में कलाओं में धातु कला, जिसमें विशेष स्वर्ण कला का उल्लेख मिलता है। यहाँ के सोनारों द्वारा गलाई, ढलाई, नक्काशी, जोड़ने आदि का कार्य किया जाता था। सिंधु कला की कलाकृतियाँ इतनी विलक्षण और मनोहर है कि ऐसी कारीगरी पर आज का सुनार भी गर्व कर सकता है। तो ये हो गया धातु कला की बात करें पात्र निर्माण कला की। तो पात्र निर्माण कला किस तरह है, किस तरह से मिले हैं, चलिए। खुदाई में अनेक पात्र एवं मिट्टी के पात्र मिले हैं जो बहुत सुंदर और उच्च कोटि के हैं। यह वर्गाकार, आयताकार, गोलाकार आदि में मिले हैं। ये पानी भरने और अनाज रखने के काम में भी आते थे। ताम्र पात्र निर्माण कला की बात करें तो ताम्र यानी कि तांबे के पात्र यानी कि तांबे के बर्तन किस तरह से महत्वपूर्ण है। खुदाई में अनेक तांबे के भी पात्र मिले हैं। ये वर्गाकार, आयताकार हैं जिसमें चित्रकारी है। ठीक है। वस्त्र निर्माण कला की बात करें तो ये जो सिंधु घाटी सभ्यता जो थी, इसके निवासी काफ़ी ज़्यादा टैलेंटेड थे और ये जो है प्रवीण थे हर एक चीज़ बनाने में, यानी कि नालियों का निर्माण, किस तरह सभ्यता का विकास इन्होंने काफ़ी बेहतरीन ढंग से किया है। अगर ये सभ्यता आज जीवित होती तो बहुत आगे होती। तो आप लोग समझ सकते हैं कितना आगे होती। टेक्नोलॉजी का विकास यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा उन्नत किस्म का हो गया होता। ये लोग जो थे वो काफ़ी ज़्यादा प्रवीण थे और अंततः अच्छी सभ्यता का अंत, सभ्यताएं जन्म लेती हैं, उनका अंत निश्चित होता है। ये बात वैज्ञानिकों ने साबित की है। ठीक है। तो ये हो गया। वस्त्र निर्माण कला की बात करें तो सिंधु घाटी सभ्यता की खुदाई की गड्ढर 2 तकलियाँ प्राप्त हुई हैं। ठीक है। तो इंजन से सूत काटने के काम में भी यहाँ के निवासी जो थे वो निपुण थे। संगीत तथा नृत्य कला की बात करें तो इस बात के प्रमाण है कि सिंधु निवासी नृत्य तथा संगीत से परिचित थे। पहले हम कांसे की बनी एक नर्तकी की मूर्ति का उल्लेख कर आए हैं। इससे स्पष्ट है कि सिंधु प्रदेश में नृत्य कला का प्रचार था। इस मूर्ति की भाव भंगिमा वैसी ही हृदयग्राही है जैसे कि ऐतिहासिक युग की मूर्तियों में देखने को मिलती है। बर्तनों पर कुछ ऐसे चित्र मिले हैं जो ढोल और तबले से मिलते जुलते हैं। अनुमान है कि सिंधुवासी वाद्य यंत्र भी बनाना जानते थे। लेखन या लिपि की बात करें तो लिपि या लेखन कला मेसोपोटामिया के निवासियों की तरह हड़प्पा वासियों ने भी लेखन कला का विकास किया। यद्यपि इस लिपि के पहले नमूने 1853 में प्राप्त हुए थे, पर अभी तक विद्वान इसका अर्थ नहीं निकाल पाए हैं। कुछ विद्वानों ने तो इसे पढ़ने के लिए कंप्यूटर का भी उपयोग किया, पर वह असफल है। इस लिपि का द्रविड़, संस्कृत या सुमेर की भाषाओं से संबंध स्थापित करने के प्रयत्नों का भी कोई संतोषजनक परिणाम नहीं निकला है। हड़प्पा की लिपि को चित्रलिपि माना जाता है। इस लिपि में हर अक्षर एक चित्र के रूप में किसी ध्वनि, विचार या वस्तु का प्रतीक होता है। लगभग 400 ऐसे चित्रलेख देखने में आए हैं। यह लिपि अब तक पढ़ी नहीं जा सकी है। अतः इस हड़प्पा संस्कृति के साहित्य, विचारों या शासन व्यवस्था के विषय में अधिक नहीं कह सकते हैं। पढ़ना व लिखना एक मिनट गाइस, ठीक है। तो ये हो गया, पढ़ना व लिखना शायद एक वर्ग तक सीमित था। धार्मिक जीवन की बात करें चलिए बढ़ते हैं धार्मिक जीवन की तरफ। तो इनका जो धार्मिक जीवन था वो काफ़ी ज़्यादा आज के टाइम से रिलेटेड था, यानी कि हिंदू धर्म से काफ़ी ज़्यादा रिलेटेड, यानी कि मिलता जुलता था। यानी कि यूँ कहें तो सिंधु सभ्यता एक हिंदू का ही रूप थी।
ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं। हड़प्पा के लोग एक ईश्वरीय शक्ति में विश्वास करते हैं, यानी कि एक ईश्वरीय शक्ति में, जैसे शिव की पूजा। तो मोहनजोदड़ो से मैके को एक मुहर प्राप्त हुई है जिस पर अंकित देवता को मार्शल ने शिव का आदि रूप माना। आज भी हमारे धर्म में शिव की सर्वाधिक महत्ता है। मातृ देवी की पूजा सैंधव संस्कृति से सर्वाधिक संख्या में नारी मृण मूर्तियां मिलने से मातृ देवी की पूजा का पता चलता है। यहाँ के लोग मातृ देवी की पूजा पृथ्वी की उर्वरा शक्ति के रूप में करते थे। हड़प्पा से प्राप्त मुहर के आधार पर ये प्राप्त हुआ है, ठीक है। शिव की पूजा का साक्ष्य प्राप्त हुआ है मुहर के आधार पर। मूर्ति पूजा की बात करें तो हड़प्पा संस्कृति के समय से मूर्ति पूजा आरंभ हो गई। हड़प्पा से कुछ लिंग आकृतियां प्राप्त हुई हैं। इसी प्रकार कुछ दक्षिण की मूर्तियों में धुएं के निशान बने हुए हैं, जिसके आधार पर यह मूर्ति पूजा का अनुमान लगाया जाता है। हड़प्पा काल के बाद उत्तर वैदिक युग में मूर्ति पूजा के प्रारंभ का संकेत मिलता है। हालांकि मूर्ति पूजा गुप्त काल से प्रचलित हुई, जब पहली बार मंदिरों का निर्माण प्रारंभ हुआ। जल पूजा की बात करें तो मोहनजोदड़ो से प्राप्त स्नानागार के आधार पर जल पूजा का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। सूर्य पूजा की बात करें तो मोहनजोदड़ो से प्राप्त स्वास्तिक प्रतीकों के आधार पर स्वास्तिक प्रतीक का संबंध सूर्य पूजा से लगाया जाता है। नाग पूजा की बात करें तो मोहरों पर नागों के अंकन का आधार पर नाग पूजा का प्रचलन किया जाता है, यानी कि अंकन के आधार पर नाग पूजा का अनुमान लगाया जाता है। वृक्ष पूजा की बात करें तो मोहरों पर कई तरह के वृक्ष पीपल, केला, नीम आदि का अंकन मिलता है। इससे इनके धार्मिक महत्वता का पता चलता है। सो गाइस, ये हो गया सिंधु घाटी सभ्यता का एक विस्तार। तो हम लोगों ने पढ़ा सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ा हम लोगों ने, ठीक है। तो सिंधु घाटी सभ्यता का एक टॉपिक्स टाइप से पढ़ा। तो सिंधु घाटी सभ्यता किस तरह से थी उसके बारे में पढ़ा, फिर उसके विस्तार के बारे में पढ़ा, फिर उसके कुछ नगरों के बारे में पढ़ा। हम लोगों ने कुछ प्रमुख नगरें हैं जिसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया। उसके बाद उसके कुछ प्रमुख विशेषताओं के बारे में हम लोग ने डिस्कस किया। उसके बाद उसके सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक जीवन को लेते हुए और कुछ यहाँ पे धार्मिक जीवन को लेते हुए चले हैं। और आई होप आप लोगों को सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटेड जो भी फैक्ट्स हैं वो आप लोगों को डेफिनेटली अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। और मैं आप लोगों से बस यही कहना चाहती हूँ कि अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और जो भी इस चैनल पे नए हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आने वाला हर एक कंटेंट, हर एक नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। सो गाइस, इसके साथ ही मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट चैप्टर के साथ, चैप्टर नंबर 4 के साथ। ये था चैप्टर नंबर 3। चैप्टर नंबर 4 के साथ मिलते हैं आप लोगों के साथ अगले वीडियो में, वैदिक सभ्यता, जिसमें हम लोग उसका टॉपिक होने वाला उसका चैप्टर का नाम है, चैप्टर 4 का नाम है वैदिक सभ्यता। सो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स टू ऑल।